दोस्तों, जिस फोटो को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह दरअसल हमारी पृथ्वी की तस्वीर है जो करीब 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई थी। इस फोटो को लेने वाला स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 1 की, जो कि आज तक के भेजे गए सबसे पॉपुलर स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इस फोटो को 14 फरवरी 1990 में लिया गया था, जब आप में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज तक आपने जितनी भी चीजें छुई है वह सब इन छोटे से नीले डॉट के अंदर ही समाई हुई है। इस छोटे से डॉट के अंदर हमारी पूरी दुनिया है और हर वह चीज है जिससे आपका रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरेक्शन होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस फोटो को लेने के मात्र 34 मिनट बाद ही हमेशा के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को बंद कर दिया जाता है। आज भी ये अंतरिक्ष में टहल रहा है, लेकिन अब ये तस्वीरें खींचने के लायक नहीं रहा। वॉयेजर पहली ऐसी इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज है जो अंतरिक्ष में इतना दूर जा पाई है। आज ये हमसे करीब 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल आखिर यह है कि इसके कैमरे को बंद ही क्यों किया गया था। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस के न जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इंसानों को स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे पहुंचा दिया और हमें अंतरिक्ष के काफी सारे रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद की। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट को 1970 की टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के जरिए बनाया गया था और तब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आधुनिक नहीं थी। इस कारण से किसी स्पेसक्राफ्ट का इतने सालों तक बिल्कुल सही सलामत काम करना एक बहुत बड़ी बात है। वॉयेजर 1 के ऊपर वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी जो उस समय के हिसाब से काफी भविष्य में थी। इसका उदाहरण आप स्पेसक्राफ्ट के कैमरा सिस्टम में देख सकते हैं। वॉयेजर 1 में 2 वीडिकॉन कैमरे लगे हुए हैं जो उस समय के टेलीविजन कैमरा हुआ करते थे। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनका रेजोल्यूशन 800 पिक्सल था और ये 8 बीट की इमेजेस क्लिक कर पाते थे। आज के मोबाइल फोन इससे कई गुना ज्यादा अच्छी और क्लियर फोटो खींच पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा मायने रखती है। इन 2 कैमरा में से एक कैमरा वाइड एंगल था। इसका मतलब यह है कि ये बड़े एरिया की फोटो को आसानी से खींच लेता था। इनमें से दूसरा कैमरा एक नैरो एंगल लेंस था जो चीजों के ऊपर जूम करके उनकी बारीकी को कैप्चर करता था। इससे वैज्ञानिक छोटी छोटी चीजों को डिटेल से देखने के लिए यूज करते थे। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल से दूर जा रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिक वाइड एंगल लेंस से नैरो एंगल लेंस पर शिफ्ट होते जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल में ही था तो उसे एक बहुत बड़े एरिया की फोटो खींचनी पड़ती थी, इसलिए वह वाइड एंगल का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब यह स्पेसक्राफ्ट हमसे काफी दूर चला गया तो इससे ग्रह धुंधले दिखाई देने लगे, इसलिए यहाँ पर इसे नैरो एंगल वाले कैमरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब किसी ऑब्जेक्ट से इस कैमरा पर लाइट पड़ती थी तो वह सीधे कैमरा के अंदर ही नहीं चली जाती थी। सबसे पहले उसे एक फिल्टर व्हील से गुजरना पड़ता था जिसमें बैंगनी, नीला, हरा और नारंगी कलर सिस्टम मौजूद था। किसी भी ग्रह से आने वाली लाइट इन सभी फिल्टर के अंदर से निकलती थी और वैज्ञानिकों को हर रंग की एक अलग तस्वीर मिलती थी। इससे वैज्ञानिक किसी भी ग्रह पर मौजूद एलिमेंट्स का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते थे। जब इन सारी तस्वीरों को एक साथ मिलाया जाता था तो एक रंगीन तस्वीर बनती थी जो हमें उस ग्रह का असली रंग शो करती थी। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि हमारी आंखें भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। हमारी आंखों में भी 3 कलर के फिल्टर होते हैं। पहला है लाल, दूसरा हरा और तीसरा नीला। जब इन तीनों फिल्टर से निकलने वाली तस्वीरों को हमारा दिमाग मिला लेता है तो हमें चीजों का असली रंग दिखाई देने लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग काफी ज्यादा तेज है, इसलिए ये होने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसलिए आप ये नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि आप जो चीजें देख रहे हैं वह 3 अलग अलग रंग से मिलकर बनी हुई है। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जब फिल्टर व्हील से निकल जाती थी तो वह वीडिकॉन ट्यूब नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में जाती थी जो इस फोटो को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था और पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार कर देता था। लेकिन किसी तस्वीर को इतने अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी पर भेजना एक बहुत ही बड़ी बात थी। ये तस्वीरें 5 लाख बीट इंफॉर्मेशन को कैरी करती थी जो आज के आधा MB के बराबर है। वैसे तो ये ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन जब इससे बहुत दूर भेजना हो तो ये काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नया अंतरिक्ष में गया था तब इसे एक तस्वीर भेजने में करीब 43 सेकंड लगते थे, क्योंकि इसके डाटा भेजने की कैपेसिटी 1,15,000 बीट्स पर सेकंड थी।
अब ये कैपेसिटी मात्र 160 बीट्स पर सेकंड रह गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर कोई तस्वीर भेजनी है तो मात्र एक तस्वीर भेजने में इसे 8 घंटों का समय लगेगा। दूसरी बात ये स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 24 अरब किलोमीटर दूर है, तो तस्वीर को वहां से यहाँ तक आने में भी कुछ समय लगेगा। अगर टोटल समय को कैलकुलेट किया जाए तो एक तस्वीर को स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी तक आने में 21 घंटे का समय लगेगा, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरा बहुत जल्दी इमेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इन्हें भेजने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए वह तस्वीरें मैग्नेटिक टेप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में स्टोर हो जाती है। अब सीधी सी बात है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये तस्वीरें उस इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से भर देगी और नई तस्वीरें स्टोर नहीं होगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इस स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी से अच्छा कनेक्शन होता था तब तस्वीरें भेज दी जाती थी और बाकी समय तस्वीरें मैग्नेटिक टेप में ही स्टोर होती रहती थी। एक समय ऐसा आया जब वैज्ञानिकों ने सारे इंस्ट्रूमेंट को ही बंद कर दिया और आज 30 साल बाद भी इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें एक भी तस्वीर नहीं भेजी है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। जब स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी तस्वीर ली थी तब यह हमारी पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर था। यह एक ऐसी डिस्टेंस पर था जहां पर हर चीज एक डॉट के समान दिख रही थी और थोड़ी ही समय बाद ये हमारे सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बनने वाला था। साइंटिस्ट इस बात को रिकॉर्ड करना चाहते थे कि कब ये सौरमंडल से बाहर निकलेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा के पार्टिकल को डिटेक्ट करना पड़ता, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट यूज होते। इससे सौरमंडल छोड़ने में अभी कुछ दशक थे, इसलिए इससे कांटेक्ट बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों को इसकी लाइफ स्पेन को बढ़ाना था। जब ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था तब ये करीब 450 वाट पावर को इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ये इसके आधे पावर को इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इसके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बंद करने शुरू कर दिए, जिसमें से पहला कैमरा ही था। कैमरा इसलिए बंद किया गया क्योंकि अकेले ही 42 वाट पावर को इस्तेमाल करता था। इसके बाद इस कैमरा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी हटा दिए गए, जिससे और भी कम पावर यूज होने लगी। वैज्ञानिक बस ये चाहते थे कि हम इस स्पेसक्राफ्ट से जितना लंबा हो सके उतने लंबे समय के लिए कांटेक्ट में रहे। अंतरिक्ष के भयानक वातावरण की वजह से अब ये कैमरा बेकार हो चुके होंगे, लेकिन क्या हो अगर हम फिर से इन कैमरा को चालू करें। कुछ लोग मानते हैं कि अभी स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर आ गया है और इस एरिया में कुछ भी नहीं मौजूद है। उनके मुताबिक कैमरा ऑन करने से हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाए तो हमें पता चलेगा कि इतनी दूरी होने के बाद भी सूर्य की रोशनी इस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच रही होगी। ये रोशनी चांद के मुकाबले 16 गुना ज्यादा ब्राइट होगी। हम सूर्य को एक पिक्सेल के रूप में देख पाएंगे और सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि हमें सौरमंडल के कुछ ग्रह बड़े भी दिखाई देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दूरी होने के बाद भी हमारे आकाश में दिखने वाले तारों की पोजीशन इस स्पेसक्राफ्ट के लिए चेंज नहीं हुई है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर तारों की पोजीशन में हमें हल्का सा भी बदलाव चाहिए तो हमें लाखों सालों का इंतजार करना पड़ेगा, जब ये स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से बेकार हो चुका होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लाखों सालों तक अंतरिक्ष में ऐसे ही टहलता रहेगा और अंत में किसी तारे या फिर ग्रह के जाकर टकरा जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।